हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज क्लास 11th की मैथमेटिक्स हम शुरू करेंगे और जो ये मैथमेटिक्स होगी ये हिंदी और इंग्लिश। मैं अपने विचार से हिंदी और इंग्लिश को दोनों को साथ में लेके हिंदी इंग्लिश मीडियम साथ में लेके चलूँगा। और तो स्टूडेंट्स आप बहुत हमारी वीडियो को बिना स्किप कीजिए। आप 11th की पूरी मैथमेटिक्स में रोज वीडियो बनाऊंगा और आप रोज हमारी वीडियो देखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये 11th की मैथमेटिक्स आपको सिर्फ 11th की मैथमेटिक्स से नहीं मिलेगी। यहाँ से आपके पास जो एलटी में, लेक्चरर में या फिर एयरफोर्स में, नेवी में, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब क्वेश्चंस हम बनाएंगे। तो आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है हमारी सेट थ्योरी की और 11th का हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है। तो शुरू करते हैं फिर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय है क्या? सबसे पहली बात करता हूं कि ये समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज कैंटूर ने किया था। सबसे पहली चीज, समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज कैंटूर ने किया था, ठीक है ना। जॉर्ज कैंटूर एक बार त्रिकोणमितीय श्रृंखलाओं के अध्ययन कर रहे थे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में उन्होंने कहीं पर को कुछ उनको लगा कि उनको कुछ समझ में आया, तो वहीं पर से सेट थ्योरी का जन्म हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपने बिल्कुल ये एक एक चीज को, और आपको मैं तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले एक चीज सीखी, तो जो समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज कैंटूर ने किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब होता है समुच्चय होता क्या है। समुच्चय में देखो आपकी जो 11th और मतलब ये मैथमेटिक्स अभी तक का जो आपने 10th तक का मैथमेटिक्स से पढ़ी थी, ये मैथमेटिक्स नहीं थी, ये एक व्यवहारिक ज्ञान था, एक कला थी। मतलब कि आपको ये चीजें आनी चाहिए वाली बात। जैसे आपको शंकु के बारे में आना चाहिए, बेलन के बारे में आना चाहिए, तो वो तो व्यवहारिक गणित थी, वो तो सबको आनी चाहिए। परंतु जो अब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, असली मैथमेटिक्स अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो शुरू करने जा रहे हैं फिर हम असली मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आता है समुच्चय। समुच्चय है क्या? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एक एक टॉपिक को समझते हुए चलना। देखो सबसे पहले आता है आपके पास समुच्चय, और नोट करते भी रहना, बिल्कुल एक एक नोट्स को अच्छे से बनाते रहना। समुच्चय, समुच्चय का मतलब क्या होता है? सेट। देखो ना, अब मैं कुछ चीजें कह देता हूं आपसे, जैसे ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूं ना, देखो कि भारत में जितना हमारा जो इंडिया है, इसमें जो रिवर्स हैं, सारी जितनी भी नदियां हैं, उनका एक कलेक्शन करो कहूंगा। तो आप क्या करोगे भैया, अगर इंडिया की रिवर का कलेक्शन करोगे तो नील नदी तो लिखोगे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि नील नदी तो कहां बहती है? अफ्रीका में बहती है। आईनी बात समझ में? नील नदी तो कोई नहीं लिख सकता, सिर्फ जो इंडिया की नदियां हैं, जो इंडिया की रिवर हैं, वही तो हम लिखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कहीं और जगह की हम रिवर भी लिख दें, ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं। तो देखो, अगर आपने जब रिवर का कलेक्शन किया तो आपने वहां पर को क्या किया, कुछ सुपरिभाषित चीजों को लिखा है, मतलब जो चीजें परिभाषित हैं वही चीजें लिखी हैं, एक्सेट्रा कुछ नहीं लिखा है। अगर क्या मैंने कह दिया सभी नदियों का समुच्चय लिखो, तो आपने क्या किया होगा, सुपरिभाषित चीजें लिखी, क्योंकि भारत की नदियां लिखी, कहीं और जगह की तो नहीं लिखी। अगर मान लीजिए तुमने नील नदी लिख दी, तो इसका मतलब क्या होगा, सुपरिभाषित होगा नहीं, कहीं और जगह का हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब समुच्चय का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो समुच्चय क्या होता है ना, वस्तुओं के, एक बार लिखना, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कहते हैं भैया, आप देखो इसको इंग्लिश में लिखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, या फिर क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज सेट। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना बातों को। देखो
ये सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है कि जो आपके लिए भी, जो मेरे लिए भी, जो किसी के लिए भी, मतलब क्या, ह्यूमन टू ह्यूमन सबके लिए एक हो। आई नहीं बात समझ में? सभी आदमियों के लिए एक हो, उसे क्या कहते हैं? सुपरिभाषित कहते हैं। जैसे मान लिया जाए मैंने कह दिया मुंशी प्रेमचंद्र के जो नोवेल हैं उनका कलेक्शन, तो उनका जब कलेक्शन करोगे तो भैया आप भी वही कलेक्शन करोगे, मैं भी वही कलेक्शन करूंगा। पर अगर मैं ना एक चीज कह दूं, मुंशी प्रेमचंद्र के सबसे जबरदस्त 5 नोवेल का कलेक्शन, तो अब ह्यूमन टू ह्यूमन चेंज हो जाएगा। वो इनके लिए कुछ हो जाएगा, हमारे लिए कुछ हो जाएगा, फिर वो सबके लिए कुछ अलग हो जाएगा। आपके 5 कुछ, आपके गोदान, गवन, पूस की रात इस टाइप के हो सकते हैं, मेरा जबकि पूस की रात जब नहीं है। क्यों? आई नहीं बात समझ में? अब मैं कह दूं, मान लिया जाए टॉप, दुनिया के टॉप 11 बल्लेबाजों का कलेक्शन, तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन अलग है। कोई अपना बल्लेबाज, मेरा बेन स्टोक्स हो सकता है, मेरा सचिन तेंदुलकर हो सकता है, आपका कुछ और भी हो सकता है, आपका जब बेन स्टोक नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? तो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? जो क्या, आदमी टू आदमी, या फिर क्या, ह्यूमन टू ह्यूमन एक जैसा ही रहे, मतलब हर आदमी में, हर एक आदमियों में एक जैसा ही रहे, उसे क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। आई नहीं बात समझ में? सुपरिभाषित की वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या हुआ? क्लियर? ठीक है ना? सबसे पहली चीज, ठीक है? अब ठीक है ना? चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं आगे को, अगले को बढ़ते हैं। अब देखिए समुच्चय लिखे, तो स्टूडेंट्स अब हम देखो, अब हम समुच्चय के बारे में लिखने का इसका जो तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फिर यहाँ पे लिखना समुच्चय को नोट लिखना, नोट, समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, सबसे पहली चीज। ठीक है ना? जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक, और देखो जैसे ये देखो, ये जैसे यहाँ पर को लिखना, जैसे बाद में लिखना तुम, जैसे ये ए बराबर, ठीक है ना? और नंबर एक चीज, नंबर दूसरी चीज, समुच्चय को मझले कोष्टक के अंदर रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के बीच वाले कोष्टक में, मझले कोष्टक में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्टक में रखते हैं, मझले कोष्टक में लिखते हैं, लिखते हैं। क्लियर है ना? इतनी भी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है ना? ठीक। और समुच्चय के, अब देखो समुच्चय के अंदर जो चीजें होती है ना, जैसे ये देखो, ये ए बराबर, अब देखो किसी भी समुच्चय को कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे और उनके अंदर जो अवयव होते हैं ना उनको क्या लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, मझले ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना? और इनके जो अंदर, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, या फिर जैसे जो इनके अंदर जो अवयव होते हैं ना, जैसे मैंने क्या लिखा, अभी क्या कह दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह कह दिया, A-E-I-O-U। जो ये A-E-I-O है ना, ये ए है, ये अवयव होते हैं। क्या होते हैं? अवयव। ठीक है ना? और जो ये अवयव होते हैं ना, जो अवयव होते हैं वो किससे लिखे जाते हैं? समुच्चय में जो अवयव होते हैं, समुच्चय में जो अवयव होते हैं, समुच्चय में जो अवयव होते हैं, लिखना, समुच्चय में जो अवयव होते हैं, उन्हें अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखा जाता है, क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है? अभी तक का तुमने क्या सीखा? किसी भी समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखते हैं और लगाते मझला ब्रैकेट हैं, और उसके अंदर जितने भी अवयव लिखने हैं हम सब छोटे के छोटे अवयव में, छोटे लेटर में लिखा जाता है। आई नहीं बात समझ में इतनी? ठीक है ना? इतना लिख दिया होगा। अब आगे बढ़ना चाहते हैं फिर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स
अभी हमने पढ़ लिया किसी समुच्चय को लिखने की विधियां क्या होती है, किस प्रकार से लिखा जाता है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट तो ये तो नॉर्मल भाषा में हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो हमको आता रहेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टूडेंट्स हमारे जो पहले जो समुच्चय है, समुच्चय में जो पहला जो हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें जो मिसलिनियस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी मिसलिनियस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो मिसलिनियस सीखने के लिए कि तो हमको मिसलिनियस का मतलब विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली सीखने का यहाँ आपके पास अब विविध का मतलब होता है कि जैसे 1 से 2, 3, 4, 5 अगर आपने पढ़ रखा है 1.6 तक का पढ़ रखा है तो 1.6 तक जितने भी चीजें था उन सब का कलेक्शन विविध प्रश्नावली में आएगा, ठीक है ना। वो विविध प्रश्नावली में थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन आएंगे तो आपने 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 सबके सब सीखने पड़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब सुनिए फिर देखो, मान लिया जाए मेरे पास एक कोई सेट है ए बराबर, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय क्या हो गया, ए ई आई ओ यू, क्लियर है ना। मझले कोष्टक के अंदर लिखेंगे और किसी सेट को रिप्रेजेंट से कैसे करूंगा, बड़े अंग्रेजी के बड़े लेटर से, और उसके अंदर जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे, अंग्रेजी के छोटे लेटर, ठीक है ना, या फिर गणित के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप की चीज। आई नहीं बात समझ में। अब सुनो फिर ध्यान से, अब सुनो, यह ए इस ए में है, यह ई ये ए किस में है, ए में है, यह ई किस में है, ए में है, यह आई किस में है, ए में है, यह ओ किस में है, ए में है, यह यू किस में है, ए में है, परंतु एम ए में नहीं है, नहीं ना। जो अगर ए में है तो इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट से करेगा होगा एप्साइनल से, ये इससे ये इसका मतलब क्या हो गया, एप्साइनल, एप्साइलॉन इसको बोलते हैं, एप्साइलॉन मतलब क्या हो गया, ए एप्साइनल टू ए मतलब क्या, या फिर क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू एप्साइनल, तो इसको एप्साइनल बोलते हैं, परंतु हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं एप्साइनल है वैसे, ठीक है ना। ये इस चित्र को जैसे हम इसको लैम्डा बोलते हैं ना, ऐसे इसको बोलते हैं एप्साइनल, परंतु हम यहाँ क्या बोलेंगे इसको, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो आप सुनो फिर, ये ए बिलोंग्स टू ए है, ई बिलोंग्स टू ए है, आई बिलोंग्स टू ए है, ओ बिलोंग्स टू ए है, यू बिलोंग्स टू ए है, परंतु एम ए में नहीं है ना, तो एम डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। एन डज नॉट बिलोंग्स टू ए, आई नहीं बात समझ में। अब देखो फिर, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई ना। अब सीधे सीधे ना, अब क्वेश्चन है एक हमारे पास, हम क्वेश्चन में चले जाते हैं। सेट थ्योरी में जो हमारे पास क्वेश्चंस है उसमें आप लोगों ने बताना है, इसका मतलब समझ में आया मैंने क्या बताया पक्का, तो इसमें लिख देना फिर भैया, माना लिखो, फिर ए मैं आपको लिखाते भी रहूंगा, बिल्कुल नोट्स सब बनाते रहूंगा मैं आपके, ठीक है ना स्टूडेंट्स। माना ए इतना है, इसके आगे लिखना अंग्रेजी के स्वर अक्षरों का समुच्चय, समुच्चय, ठीक है ना। तो या अब लिख से यहाँ पर लिखना, जहाँ इसके नीचे लिखना, अब हाँ ये जहाँ ए में है तो ये, ठीक है ना, ये क्या ए में है, हाँ ठीक है ना, ये ए से, यू इसका मतलब क्या हो गया फिर, एम ए में नहीं है, क्लियर है ना। अब स्टूडेंट्स आप अपनी बुक खोलिए, अब जैसे ही आप बुक खोलेंगे ना तो 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, 1.1 का आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, ए बराबर है आपके पास कितना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं। देखो अभी जो मैंने बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप ऐसा मत सोचना कि चलो पहले इन दो ही क्वेश्चनों को बना लेते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई हुई है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, हमको बताना है कि कौन कौन से सेट हैं, जस्टिफाइड योर आंसर्स। आप मेरे को बुक दे दीजिए। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का अब हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन हमको बताना है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखो स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लीजिए और हम यहां देखते रहिए। पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या समुच्चय होगा, जे अक्षर से क्या होगा, जनवरी होगा, जुलाई होगा, जून होगा और
इतने होंगे। ठीक, अब सुनो, वह जे अक्षरों से शुरू होने वाले 3 महीने मेरे लिए भी हैं, 3 महीने आपके लिए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए कुछ और हो गए, मेरे लिए कुछ और हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, हर बंदे के लिए वही है। तो हर आदमी के लिए, एक आदमी से दूसरे आदमी से पूछोगे, अब बाजार से कभी अपने घर जाना, 10वीं से पूछना, वही जे अक्षरों से शुरू होने वाले उतने ही मैंने बताएगा जितने आप बताओगे। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास समुच्चय है। ठीक है ना, क्योंकि जो बदलता नहीं, जो सबके लिए एक रहता है, वो होता है समुच्चय। ठीक है ना, मतलब यूनिक जो चीज होती है समुच्चय। ठीक है, अब है दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखो, लेखक या मेरे लिए अलग हो सकते हैं, तुम्हारे लिए अलग हो सकते हैं। मेरे लिए भगत सिंह हैं, मेरे लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हैं, और मुंशी प्रेमचंद्र हैं, अमरजीत संधू पास हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे कुमार विश्वास जी हैं, कोई भी हो सकता है, परंतु आपके लिए कुछ और हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये हर आदमी से, आप जितने भी आदमियों से पूछोगे चेंज होता रहेगा। आपके 10 अलग हो सकते हैं, मेरे 10 अलग हो सकते हैं, किसी के भी 10 अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। वही चीज, ये आपके लिए कुछ अलग होंगे, क्योंकि आपके बल्लेबाज, मेरे बल्लेबाज बेन स्टोक्स हो सकता है, मेरा बल्लेबाज एबी डिविलियर्स हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, और केएल राहुल हो सकता है, और ज़्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट कम देखता हूँ। तो मेरे कुछ भी हो सकते हैं, आपके कुछ हो सकते हैं, आपके ब्रायन लारा भी हो सकता है, सुनील गावस्कर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये भी आपका समुच्चय नहीं है। अगला चीज आता है आपके पास, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, क्या यह है मेरे पास एक समुच्चय है, इसको समझते हैं। सभी बालक हैं, सभी बालक कितने हो सकते हैं, एक बालक या तो ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 300, कितने, कुछ ना कुछ तो होंगे ही। सभी बालकों का संग्रह बनाओगे तो क्या, आपकी क्लास में आप अपने मित्र से कहो कि भैया संग्रह बनाओ, उस मित्र के लिए भी वही संग्रह बनेगा जो आपके लिए बनेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फिर आपके पास एक समुच्चय होगा, नहीं हो, हाँ होगा। ठीक है ना। अब ऐसे ही 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 10 से कम प्राकृत संख्याएं। अब देखो, फिर इसी में आगे बढ़ता हूं, मैं प्राकृत संख्याओं के बारे में बता देता हूं आपको। अभी मैं बताने वाला भी हूं, मैं ये चीजें हैं क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है ना सब, अब आप कहीं पर कोई ये पेज छोड़ करके नोट कर लेना, मैं बता, चलो पहले मैं इन सबके बारे में बता देता हूं। देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। देखो, प्राकृत संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं हम n। ठीक है ना, पहले यही चीजें लिख लो। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब देखो, प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, n से। ठीक है ना, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो प्रकृति में यूज होती हैं, जो गिनती के लिए यूज होती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने कह दिया भैया पेड़ गिनो, या फिर अपने क्लास के अपने मित्रों को गिनो। अब आप अपने मित्र को गिनोगे, ऐसा तो नहीं कहोगे जैसे एक मित्र एक छोटा सा है तो उससे 1, तू आधा, 1.5, 2.5, ऐसा तो नहीं कहोगे। क्या कहोगे, 1, 2, चाहे वो कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, मित्र तो मित्र है, और मित्रता तो सबकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 ही गिनोगे, ऐसा तो किसी पेड़ को गिनोगे, पेड़ को भी 1, 2, 3, 4 ही गिनोगे। ठीक है ना, छोटा पेड़ कहोगे, बड़ा पेड़ कहोगे, आधा पेड़ तो कहो नहीं सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रकृति में विद्यमान होती हैं, जो गिनती के लिए यूज होती हैं, उन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं। आप लिख भी सकते हैं, प्राकृत संख्या उन्हें कहते हैं। आप नोट से भी बना सकते हैं, लिखिए फिर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है जिन्हें गिनती के लिए यूज किया जाता है, जिन्हें गिनती के लिए इस्तेमाल प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मैंने क्या कहा था, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को मैं देखो ध्यान से सुनो, n से लिखूंगा। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को ध्यान से सुनना, मैं कैपिटल लेटर से लिखूंगा, और अंदर क्या किसके मझले कोष्टक के अंदर लिखता हूं। मैंने कहा ना समुच्चय में क्या, n को मझले कोष्टक में लिखूंगा। कहां से, 1, 2, 3, 4, चलते चलते। क्लियर है ना पहली बात। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जैसे जो गिनती के लिए हो जाती हैं, 1, 2, 3। अब देखो, इनका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाया, तो इसका मतलब क्या, मैंने मझले ब्रैकेट में लिख दिया। आई नहीं बात समझ में। ठीक, अब सुनो, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है पूर्णांक आते हैं। इसके बाद क्या आते हैं, पूर्णांक आते हैं। अभी पूर्णांक क्या होते हैं, सुनना, फिर पूर्णांक को हम लिखते हैं z से, या फिर क्या, i से, किसी से भी लिख सकते हैं। अब जो ये पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक जैसे 0 है पूर्णांक है, 1 है पूर्णांक है, 2 है पूर्णांक है, 3 है पूर्णांक है, फिर ऐसे कितना हो जाएगा, -1 है पूर्णांक है, -2 है पूर्णांक है, -3 है क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक यही तो होते हैं ना मेरे पास। क्लियर। अब सुनो, फिर इसमें ना जो सुनो, ये 1, 2, 3 था, 4 था, चलते चलते ये था, ये तो होते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये तो क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इनको तो लिखते हैं z+ से।
और यहाँ पर को क्या होते हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। कौन से? -1, -2, -3, इनको किससे लिखते हैं हम? z माइनस से। आई नहीं बात समझ में? इतनी क्लियर है? जो 0 वाला आता है कुछ ही नहीं उससे। तो स्टूडेंट्स यहां पर को जो आपके पास ये 0 है, ये 0 ना तो z पॉजिटिव में आएगा ना z निगेटिव में आएगा, क्योंकि जो 0 होता है ये उदासीन कहते हैं इसको गणित में, न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना ये निगेटिव होता है, क्योंकि ये बीचों बीच में होता है। करेक्ट। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इसके बाद आता है ना प्रमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स इतना नोट कीजिए सब आपको। फिर आता है प्रमेय संख्याएं, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आप पहले इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स बिल्कुल प्यार से, फिर हम बताएंगे आपको। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो गिनती के लिए यूज होती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं भैया? जो पूरे पूरे अंक होते हैं। इसमें सभी पॉजिटिव वालों को तो हम z प्लस से लिखते हैं। ये समुच्चय के अंदर लिख रहा हूं ना, सबको ये देख लो, ये समुच्चय के अंदर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? ये क्या धन पूर्णांकों का समुच्चय है, ये ऋण पूर्णांकों का समुच्चय है, ये पूर्णांकों का समुच्चय है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। अब देखो, जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है और धन पूर्णांकों का समुच्चय होता है वो एक ही चीज होती है। आई नहीं बात समझ में? धन पूर्णांकों का समुच्चय और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? एक ही चीज होती है। तो स्टूडेंट से इतना नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में और पूर्णांकों के बारे में जरूर लिख दिया होगा। अब शुरू करते हैं हम प्रमेय संख्याओं के बारे में। ये प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं तो ध्यान से सुनिए फिर भैया। प्रमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लिखते हैं किससे? q से, ठीक है ना? अगर q पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा? धन प्रमेय संख्या है। q निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? ऋण प्रमेय संख्या है। तो प्रमेय संख्याएं क्या होती है ना, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या? जिन्हें हम क्या प्रमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम किसके रूप में लिखते हैं? p/q के रूप में लिखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया? प्रमेय संख्या कहते हैं। जहां q तो क्या नहीं होता है भैया? 0 नहीं हो सकता। और इतनी डेफिनेशन आदि है। हाँ, और p एंड q हमारे पास क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है? आई नहीं बात समझ में? क्या है? जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां q 0 नहीं होता है और p और q हमारे पास क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। इतनी बात आई है नहीं समझ में? क्लियर? अब सुनो फिर, किन किन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? आपने 10 में जरूर पढ़ रखा होगा। नंबर 1, जिनका दशमलव प्रसार तो क्या होता है? दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। मतलब क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास? जैसे ये इस टाइप की संख्या है। क्लियर? दूसरा क्या होता है? जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है भैया? अशांत होता है। दशमलव प्रसार तो क्या होता है? अशांत होता है। और क्या होता है? किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है। किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बार होती है। जैसे मेरे पास क्या है? 0.3333 इस टाइप से, या आपने सब p/q के रूप में व्यक्त किए हैं क्लास 10 में। फिर जैसे 0.125 125 इस टाइप की चीज, ठीक है ना? तो क्या, जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां q तो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब आती है बात, किन किन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं कि और p पूर्णांक हो? जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है, किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब सुनो फिर, इसी में तीसरा नंबर आता है। देखो, दशमलव प्रसार न तो शांत होता है, दशमलव प्रसार न तो शांत होता है, दशमलव प्रसार न तो शांत होता है, और नहीं किसी निश्चित संख्या की, निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति हो। निश्चित संख्या की क्या? और नहीं किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति हो।
पुनरावृत्ति हो। अब देखो मैंने क्या लिखा, अब देखो किसी का दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न ही निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति हो। जैसे 3.145712345 इस टाइप की चीज आई नहीं बात समझ में। तो इस टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। आई नहीं बात समझ में। क्या कहा मैंने, किसी देखो जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां Q तो क्या नहीं हो भैया, 0 नहीं हो, और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। इतनी बात आई नहीं समझ में। अब देखो, अब इसमें नंबर 1 आएगा, ध्यान से सुनते हैं। अब किस किस संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है और जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो और किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो। इन दो प्रकार की संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। अब एक तीसरा प्रकार आता है, ना तो दशमलव प्रसार शांत होता है, नहीं किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जो ये तीसरा नंबर आया है। आई नहीं बात समझ में, क्लियर है, ठीक। तो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिए। अगर आप इसको जैसे ही नोट करेंगे तो अब मैं बात आगे बढ़ाता हूं, और अब आता है हमारे पास सबसे गजब का संख्याओं का समुच्चय। उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसको लिखते हैं हम रियल नंबर्स का सेट। तो क्या लिखते हैं भैया, रियल नंबर। रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है भैया, आर होता है। अब सुनो, जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, हमने 10 में एक डेफिनेशन पढ़ रखी है, जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलन होता है, जो उनका कलेक्शन होता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। क्या कहा मैंने, जितने भी परिमेय और जितने भी अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलन होता है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है ना बात। अब सुनो फिर, अब इसी में ना बिल्कुल ध्यान से समझना, वास्तविक संख्याओं को मैंने क्या कहा, अभी तक की जो हमने 10th तक की हमारी डेफिनेशन थी, वास्तविक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलन ही हमारे पास क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब यहाँ पर को हम पहुंच चुके हैं 11 में अगर हम पहुंच चुके हैं तो वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन बदल चुकी है। तो वास्तविक संख्याओं की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनो। ऐसे नंबर, देखो ऐसे नंबर वास्तविक संख्याओं को क्या, आर बराबर ऐसे नंबर, ऐसे क्या संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर, स्क्वायर मतलब क्या, वर्ग करने पर क्या है भैया, धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या आए, उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो आप ध्यान से देखो फिर एक बार, तो r इक्वल टू को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो x लिख सकता हूं, ठीक है ना, ये x। अब देखना, ये मैंने ऐसा लगा दिया, ये 2 बिंदु लगा दिए। 2 बिंदु का हो गया कि सच दैट का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से क्या हो गया, इसका मतलब क्या बोलेंगे, सच दैट बोलेंगे। अभी काम आने वाला है, ये रख लेना इसको। इसका मतलब हो गया इस प्रकार। क्लियर। अब देखो r में ये देखो x का मतलब है ऐसे नंबर आएंगे, किस प्रकार से, अगर x का स्क्वायर करोगे तो तुम क्या आएगा, x का धनात्मक संख्या आएगी। आई नहीं बात समझ में। तो ये होता है वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन। वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो वह संख्या कैसी आती है, धनात्मक संख्या आती है, उसे वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये याद रखना। अब सुनो फिर, एक आता है ना यहां पर से, अब देखो ध्यान से सुनना, क्या हर एक संख्या का आप स्क्वायर करोगे क्या धनात्मक ही आएगा? क्या आप हर संख्या का स्क्वायर करोगे धनात्मक आएगा? सोचो जरा, नहीं आ सकता। किसका नहीं आ सकता है? अगर ये अंडर रूट के अंदर -1 हो ना, अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तब जाके धनात्मक नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है भैया, अभी तुम पढ़ने वाले हो 5वें चैप्टर में, यहाँ कोई काम नहीं है इसका। काल्पनिक संख्या का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हुआ भैया, आपने क्या किया, देखो इसको इमेजिनरी नंबर को वैसे कोई इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं होता है। ऐसे नंबर जिनका वर्ग करने पर क्या आएगा, करने पर धनात्मक नहीं ऋणात्मक संख्या। ये निगेटिव का मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक।
क्या भैया, क्या कहा मैंने? देखो, ऐसे नंबर जिनका वर्ग करने पर क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें काल्पनिक संख्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। आई नहीं बात समझ में? जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस का 1, और इसको लिखते किससे है? स्मॉल लेटर आई से। ये तुम अगले चैप्टर 5वें चैप्टर में पढ़ने वाले हो, इतना आप नोट कीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चंस में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया होगा तो हम फिर अपने क्वेश्चंस में चलें। ये बार बार आने वाली चीजें हैं, याद रखना है, ठीक है ना? तो चलो फिर अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर को चलते हैं। हम किस क्वेश्चन में पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन था 5वां, पहले का 5वां था। अब देखो, पहले का 5वां क्या कह रहा है? 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या हो गया? फिर मेरे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चलते चलते कितना हो गया? 100 से कम तो 99। आपके लिए भी वही, मेरे लिए भी वही, अगले बंदे के लिए भी वही, सभी के लिए वही। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये समुच्चय होगा। अब देखो, अब छठा, लेखक प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लिखित उपन्यासों का संग्रह, जो आप संग्रह करोगे तो सभी चीज, गोदान गवन, सभी चीज, सभी का संग्रह कह रहा है। ऐसा तो नहीं कह रहा कि फेवरेट 10, अगर कहेगा सबसे अच्छे 10 कहेगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है। सबसे अच्छे 10 हो, किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना? सबसे अच्छे 10 समुच्चय नहीं हुआ, सभी उपन्यासों का संग्रह क्या हो गया? समुच्चय हो गया, ठीक है ना? अब आता है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखो, सभी समपूर्णांकों का संग्रह ऐसे बराबर सभी समपूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? जैसे समपूर्णांक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, सभी समपूर्णांक कह रहा है ना। पूर्णांक तो क्या हो सकता है? धन भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी माइनस भी, और प्लस भी माइनस भी। सभी क्या कह रहा है में से? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर ये क्या कहलाएगा? सबके लिए एक ही चीज होगी, अतः यह हमारे पास क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। क्लियर है ना? अब आता है अगला, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या। हाँ, कुछ ना कुछ प्रश्न होंगे, 1000 होंगे या 2000 होंगे, वो सबके लिए वही चीज होंगे, हमारे लिए भी वही, अगले के लिए भी वही, अमेरिका का वाले के लिए भी वही। तो इसका मतलब ये भी हमारा समुच्चय होगा। अब देखो, विश्व में सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब एक गजब का क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखो, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, वह जानवर। अब देखो, विश्व में सबसे खतरनाक जानवर, ऐसा होता है ना, वो आदमी टू आदमी, पर्सन टू पर्सन, सबके लिए अलग हो सकते हैं। आपके लिए 10 सबसे खतरनाक कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे मेरे को लगता है सांप भयंकर लगता है, बिच्छू भयंकर लगता है, कनखजूरा भयंकर लगता है। ऐसे आपको भी कुछ 10 भयंकर लगते हैं। आपको कौन खुजरा तो मेरे को भयंकर नहीं लगता है, ऐसे मार देता हूँ मैं उसको। तो क्या ये हर आदमी से के लिए अलग अलग होंगे। हमारे यहाँ को तो कुछ होता ही नहीं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ भी होती हैं कहीं साइड में, तो उन वालों के लिए वो 10 खतरनाक होंगे, हमारे लिए 10 कुछ और भयंकर होंगे। आई नहीं बात समझ में? तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। अब आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपके पास क्या है? आप ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 2 है आपके पास, नोट कीजिए। देखो, प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है ना? आपके पास एक क्या है? एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5 और फिर कितना है? 6 है। तो आपने बताना है ये देखो, ये बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको तो क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, मतलब है वाली बात, बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मुझे बताना है कि कहां पर को बिलोंग्स टू कर रहा है और कहां पर को डज नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है। आई नहीं बात समझ में? चलो फिर शुरू करने चाहते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 2 है आपके पास, क्वेश्चन है ए बराबर है 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताना है कहां पर को बिलोंग्स टू है और कहां पर को डज नॉट बिलोंग्स टू है। मेरे को दिया गया है 5 ब्रैकेट डैश 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 लगाया है, ऐसे एक ए लिखा है, 8 ए लिखा है, ऐसे 0 ए लिखा है, 4 ए लिखा है, 2 ए लिखा है, 10 ए लिखा है। तो आप चलो फिर सुनते हैं और समझते हैं। क्या 5 बिलोंग कर रहा है ए को? देखो, बिलोंग कर रहा है, 5 ए में है। अगर देखो 5 ए में है तो बिलोंग आएगा, हाँ है। 8 ए में नहीं है तो क्या आ जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। आई नहीं बात समझ में? 0 ए में नहीं है तो 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना? 4 ए में है, हाँ 4 ए में है तो बिलोंग करेगा। 2 ए में है, हाँ 2 ए में है तो बिलोंग करेगा। 10 ए में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। आई नहीं बात समझ में इतनी? इसको भी नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स,
आज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, समुच्चयों को लिखने की विधि, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट से कैसे करना है, दो विधियों से करते हैं, रोस्टर फॉर्म में या फिर उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, रोस्टर विधि, हिंदी में भी उसको रोस्टर विधि बोलते हैं। दूसरी बोलते हैं समुच्चय निर्माण की, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। बहुत ही गजब से है। अब सुनो फिर कैसे होता है, देखो ध्यान से सुनो। एक समुच्चय है हमारे पास, इसको समझोगे आगे के क्वेश्चन तभी बनेंगे, नहीं समझोगे नहीं बनेंगे। तो सुनो फिर क्या होता है, देखो मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, ध्यान से सुनना, मैंने कह दिया ना अंग्रेजी के कोई समुच्चय ए है, ए बराबर का अंग्रेजी के स्वर अक्षरों का समुच्चय। मैंने क्या कहा, अंग्रेजी के स्वर अक्षरों का समुच्चय। अब ध्यान से सुनना, हाँ जैसे ही मैंने कहा अंग्रेजी के स्वर अक्षरों का समुच्चय, तो ए बराबर क्या होंगे फिर मेरे पास, ए ई आई ओ यू, ऐसा होगा कि नहीं होगा, आई नहीं बात समझ में, ठीक। अब देखो जो मैंने ए ई आई ओ यू लिख दिया है, इस प्रकार से लिखने को जब मैंने क्या वास्तविक चीजें लिख दी हैं, तो मैंने क्या, देखो ध्यान से सुनो, वास्तविक चीजें लिख दी हैं तो इसका मतलब क्या आएगा, और रोस्टर फॉर्म आएगा, टेबुलर फॉर्म आएगा, आई नहीं बात समझ में, जब मैंने वास्तविक चीजें लिख दी हैं। अब सुनो इनको ना मैं अब ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना सुनना। अब जैसे चलो अब एक चीज मैंने और कह दी, क्या कह दिया, अब एक समुच्चय और कह दिया, बी बराबर 10 से छोटे सम संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटे सम पूर्णांकों, सम धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। मैंने क्या कहा, 10 से छोटे सम धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 10 से छोटे सम धनात्मक पूर्णांक 2 4 6 8, आई नहीं बात समझ में। ये वास्तविक चीजें लिखी गई है ना, नंबर के रूप में लिखा गया है, वास्तविक चीजें लिखी गई हैं, तो इस प्रकार की फॉर्म को तो हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, आई नहीं बात समझ में। जो वास्तविक प्रकार की चीजें लिखी गई हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, ठीक है ना। अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है ना। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो स्टूडेंट्स इसी खुशी में आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट कर दें कि हाँ सर समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म होती क्या है, जो वास्तविक रूप में लिखी जाती है वही रोस्टर फॉर्म होती है। अब सुनो फिर, अब मैं ना इनका समुच्चय निर्माण करता हूँ, सेट बिल्डर करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से देखो, इस ए को मैं समुच्चय निर्माण में कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। ए बराबर, अब सुनो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, मझला कोष्ठक लगाऊंगा और लिख दूंगा x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। समुच्चय ए बराबर क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो फिर, इस x, ये x क्या है, इसकी तारीफ करूंगा, इसकी मैं क्या करूंगा, तारीफ करूंगा, सच दैट ये x किस प्रकार का है, सच दैट x इस प्रकार का है। ध्यान से सुनना, जो x है सच दैट है, x इस प्रकार का है, क्या है, x एक अंग्रेजी का स्वर अक्षर है, आई नहीं बात समझ में, कैसे लिखूंगा, ठीक। चलो एक बार और बात करते हैं इस बी की। देखो सबसे पहले अगर मुझे इसका समुच्चय निर्माण करना है बी का, तो समुच्चय निर्माण में क्या लिखूंगा भैया, बी लिखूंगा, यहाँ तो x लिखूंगा, फिर लिखूंगा सच दैट का मतलब किस प्रकार, इस प्रकार का। x किस प्रकार का है, x क्या है, x एक क्या है, x के बारे में लिखूंगा, जो x है मेरे पास, आई नहीं बात समझ में, जो x है उसके बारे में। x एक सम धन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, x क्या है, समधन पूर्णांक है, और जो x है, x क्या है, समधन पूर्णांक है, और जो x है वो क्या है, 10 से छोटा है, कॉमा, फिर आगे लिखूंगा मैं कॉमा, लिखूंगा x जो है वो 10 से क्या है, छोटा है, आई नहीं बात समझ में, क्लियर। देखो क्या है, x एक समधन पूर्णांक है, किस प्रकार का, कि x क्या है भैया आपका 10 से क्या है, छोटा है, क्लियर है, आई नहीं बात समझ में इतनी, ठीक। ये होता है हमारे पास समुच्चय निर्माण। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, अब चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमको क्या बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको रोस्टर रूप में लिखने हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में जो रोस्टर रूप में लिखने हैं आपको, रोस्टर का मतलब क्या, वास्तविक रूप में, जैसे गिनती के रूप में या जो होता है उस रूप में लिखना है, ठीक है ना, जो होता है उस रूप में। अब देखो जो अभी हमको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है जो देख रहे हो ना तुम, ये क्या लिखा है, सेट बिल्डर, समुच्चय निर्माण है। क्या लिखा है, एक्स सच दैट। ये देखो, ये मैंने कहा था सबसे पहले लिखेंगे एक्स, फिर लगाएंगे सच दैट। मतलब क्या, सच दैट का मतलब इस प्रकार से, जो ये एक्स लिखा है उसकी तारीफ करेंगे। उसकी तारीफ क्या होगी फिर हमारे पास, जो एक्स है, एक्स एक हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। एक्स एक क्या है, एक्स एक पूर्णांक है, या फिर क्या, इंटीजर है। किससे किसके बीच का है, एक्स जो है वो क्या है, अब देखो यहाँ तो 7 लिखा है और यहाँ एक्स बराबर क्या है, 3 है। इसका मुझे क्या बनाना है, समुच्चय निर्माण बनाना है। तो अब ध्यान से सुनो, फिर क्या होगा हमारे पास, समुच्चय निर्माण के रूप में दिया है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो क्या होगा, एक्स देखो x -3 के बराबर है, हाँ है, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, बराबर है तो -3 आएगा। फिर क्या आएगा, पूर्णांक है तो इसका मतलब -2 भी आएगा, फिर -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बस हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब अगला दूसरा क्वेश्चन है आपके पास इसी में। तो ये दिए गए हैं ना, ये समुच्चय निर्माण बनाया है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या लिखा है, b। अब देखो b का क्या, x लिखा है। x इस प्रकार से, x की तारीफ की गई है, x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो यहां पर से जो b बराबर आपके पास आएगा 6 से कम प्राकृत संख्या, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आई नहीं बात समझ में। फिर ऐसे आता है दूसरा c बराबर, अब देखो x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। जिसके अंकों का योगफल 8 है, 2 अंकों की संख्या, मतलब 11 से शुरू, 11 हो नहीं सकती, 12, 13, 14, 15 अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो कितना हो सकती है, 17 हो सकती है। आई नहीं बात समझ में। क्या कह रहा है, एक बार और देखो, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 17.10 17.1 ऐसा टाइप का नहीं, प्राकृत संख्याएं वाली बात कर रहा है। 17 हो सकता है, फिर कितना हो सकता है, 26 हो सकता है, फिर कितना हो सकता है भैया, 3, और फिर कितना, 5, 35 हो सकता है। इसमें क्या, अब देखो इस 3 के आगे एक 4 जोड़ दो, फिर ये 4 लिख दो, फिर इस 4 में 5 लिख दो, इसमें से 1 घटा दो, 53 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है भैया, 62 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 71 हो सकता है। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। और 80 भी हो सकता है, जिनके अंकों का 2 अंकों की संख्या कह रहा है, जिनके अंकों का योग 8 हो, 80 भी तो हो सकता है। आई नहीं बात समझ में, ये हो गया। अब देखो अगला क्या कह रहा है मेरे पास, डी बड़ा अच्छा ऐसा कह रहा है। डी है मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, और जो डी लिखा है उसके बारे में सुनना। जो डी लिखा है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। x क्या है भैया, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x क्या है, अभाज्य संख्या। अब सबसे पहले तो आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ उसका भाग और एक का भाग जाता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं बोलती हैं। जैसे 2 हो गया, ये जब इसको रिप्रेजेंट से करते हैं p से, प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, और 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस टाइप की संख्याएं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो x सच दैट x किस प्रकार का है, x इस प्रकार का है कि x एक अभाज्य संख्या है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, जो 60 की भाजक है। जो 60 की भाजक होने के लिए 60 की भाजक मेरे पास क्या क्या हो सकती हैं, 1 तो 2 हो सकती है, बहुत बढ़िया, 1 कितने हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, पर अभाज्य संख्याएं क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, 60 का भाजक क्या हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 11, 13 कुछ नहीं हो सकता। आई नहीं बात समझ में। तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा फिर मेरे पास, 2, 3 और क्या, 5। क्लियर है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री शब्दों के अक्षरों का समुच्चय है। देखो अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, इसके अक्षरों का समुच्चय जब आप करोगे, इसको तो होमवर्क करोगे, मैं आपको अगला बताता हूं। अब लिखना, आपके पास बेटर लिख रखा है, BETTER, BETTER। अब देखो इसमें इसके जो BETTER है, इसके मुझे क्या, इसका समुच्चय बनाना है। तो इसका जो समुच्चय बनेगा ना, वो ऐसे बनेगा, आप ध्यान से देखो, जो f बराबर हो जाएगा, देखो ये जो b आया ना, एक बार ही लिखेंगे, बहुत बढ़िया। e आया, ये 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। इस t को कितनी बार नहीं लिखेंगे, 2 बार, 1 बार लिखेंगे, बस हो गया। आई नहीं बात समझ में। फिर क्या लिखूंगा, r लिख दूंगा, बात खत्म। मतलब जब कोई लिखा हो, जैसे दीपक लिखा है, दीपक के अक्षरों का जो समुच्चय बनाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, डी होगा, ई नहीं होगा, ई एक बार होगा, ठीक है ना। इस टाइप का भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री में रिपीटेशन होंगे, जैसे ई 2 बार आया होगा, वो नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही चीज आएगा। आई नहीं बात समझ में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास
अब देखिए इसके बाद बचते हैं आपके पास 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो उन 3 क्वेश्चनों को करेंगे कल। आज हमने बनाए 3 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और आप हमारी इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। आपके जितने स्टूडेंट्स, आपके जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, सब तक हमारी वीडियो को पहुंचा दिए और हमारा साथ दीजिए। और जैसे ही थोड़ी दिन बाद हमारा चैनल आगे ग्रो करेगा तो फिर मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।